ईरान ने अमेरिका के 15 नकाती अमन मंसूबे को मुस्तरद करते हुए जंग बंदी के लिए ईरान ने अमेरिका को 10 नकाती अपनी शराइत पेश कर दी हैं। अमेरिकी कांग्रेसमैन ने ईरान जंग पर अमेरिकी वजीर दिफा की खूब क्लास लेते हुए कहा कि तुम अमेरिकियों के लिए बाइस शर्मिंदगी हो, यहाँ से दफा हो जाओ। You're an embarrassment to this country. You should just get the hell out. ट्रंप की बर्बरियत, वहशत और बादशाहत को खत्म करने के लिए अमेरिकी आइन की 25वीं तरमीम के तहत ट्रंप को सदर के ओहदे से फारिग करने के लिए कांग्रेस मुतहरिक हो गई है। डील ना हुई तो हर पावर प्लांट और इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह कर देंगे। ट्रंप की ईरान को डील के लिए आज की आखिरी डेडलाइन दे दी गई। आप देख रहे हैं अनटोल्ड स्टोरी विद डॉक्टर अकमल सुमरो। ईरान ने अमेरिका की जानिब से पेश किए गए 15 नकाती अमन मंसूबे को मुस्तरद करते हुए तनाज़े के मुस्तकिल खात्मे का मुतालबा किया है। तेहरान ने अपना जवाब पाकिस्तान के जरिए 10 नकाती शराइत की सूरत में अरसाल किया है और माजी के तजर्बात को बुनियाद बनाते हुए यह वाज़े किया है कि वो किसी आर्जी जंग बंदी को कबूल नहीं करेगा। इस जवाब में ईरान ने जंग बंदी के लिए अपनी शराइत रखी हैं, जिनमें इलाकाई तनाज़ात का खात्मा, अबनाए हुर्मुज़ से महफूज गुज़रगाह की ज़मानत, जंग से मुतासरा इलाकों की तामीर नौ और बैनुल-अक़वामी पाबंदियों का खात्मा शामिल है। ईरान के 10 जो नकात सामने आए हैं, इसमें कौन कौन सी शराइत हैं, मैं एक एक करके अब आपके साथ शेयर करता हूं। पहली शर्त क्या है? इस बात की जमानत कि ईरान पर दोबारा हमला नहीं किया जाएगा। दूसरी शर्त, सिर्फ जंग बंदी नहीं बल्कि जंग का मुस्तकिल खात्मा होगा। तीसरी शर्त, लेबनान में इस्राएली हमलों का खात्मा होगा। चौथी शर्त में ईरान ने कहा है कि ईरान पर आयद तमाम अमरीकी पाबंदियां ख़त्म की जाएं। अमेरिका ने गुज़िश्ता 47 बरस से ईरान के ऊपर मुस्तकिल मुआशी पाबंदियां आयद कर रखी हैं, लेकिन इसके बावजूद ईरान सर्वाइव कर रहा है। पांचवी शर्त है, ईरान के इत्तेहादियों के खिलाफ खित्ते में जारी तमाम लड़ाइयों का खात्मा होगा। इसके बदले में ईरान अबनाए हुर्मुज़ को खोल देगा। अगली शर्त, हर जहाज पर $2 मिलियन अबनाए हुर्मुज़ फीस आयद की जाएगी। यह फीस ईरान और ओमान के दरमियान तकसीम की जाएगी। अगली शर्त क्या है? ईरान अबनाए हुर्मुज़ से महफूज गुज़रगाह के कवायद फराहम करेगा। और आखिरी 10वीं शर्त यह है कि ईरान ये फीसें जंगी तावान के बजाय तामीर नौ पर खर्च करेगी। ये वो शराइत हैं जो अमरीकी मंसूबे के बरक्स ईरानी हुकाम की जानिब से पहली बार पेश की गई हैं। इससे पहले शुरू में अब्बास अराक्ची की जानिब से 3 कंडीशंस पेश की गई थी जंग बंदी के लिए। उसके बाद पेशरफ्त होती रही, लेकिन अब ईरानी हुकाम की जानिब से बाज़ाब्ता तौर पर यह 10 पॉइंट पर मबनी फार्मूला पेश किया गया है। अगर अमेरिका इन 10 पॉइंट्स को मानता है तो ईरान इस बात पर रजामंद होगा कि जंग बंदी की जाए। अब आप देखें कि ईरान का इस जंग के दौरान सबसे बड़ा नुकसान सुप्रीम लीडर की शहादत है। इस नुकसान के बाद अगर ट्रंप पूरे ईरान को तबाह करने की भी धमकी दे रहा है तो ईरान की कौम को इसकी परवाह नहीं है। अमरीकी सदर ट्रंप, जिसे अब आलमी मुबस्सरीन खुद बल्कि अमरीकी दानिश्वर सेनेटर्स एक पागल शख्स, नफ्सियाती मरीज और डिक्टेटर कहकर पुकार रहे हैं। नो किंग्स मूवमेंट के अंदर जिस तरह के बैनर्स अमरीकियों ने उठा रखे थे वो वाज़े कर रहे हैं कि ट्रंप की ना सिर्फ मकबूलियत कम हुई है बल्कि अमरीकी कौम ट्रंप से नफरत करने लगी है। 20 मार्च से लेकर आज 7 अप्रैल तक ट्रंप ने ईरान को 5 मरतबा डेडलाइंस दी हैं और हर डेडलाइन की मियाद में खुद ही तोसी कर दी है। और ईरान जो है वो ट्रंप की किसी एक भी धमकी से नहीं घबराया, बल्कि उतना ही जोरदार जवाब दिया जितना एक आज़ाद और खुद मुख्तार कौम अपने वतन के दिफा के तौर पर जवाब दे सकती है। ट्रंप खुद को इस वक्त ज़मीनी खुदा तस्वर कर रहा है। आज अखबारों की सुर्खियां हैं, ट्रंप कहता है कि ईरान के लिए जहन्नम की गिनती शुरू हो चुकी है। यूं लग रहा है कि ट्रंप अमेरिका का गोरबाचोफ बनेगा। शायद यही वजह है कि ट्रंप को 25वीं आईनी तरमीम पर हटाने की कोशिशें अब तेज कर दी गई हैं। अमरीकी आइन में 1967 यानी 1967 में 25वीं तरमीम की गई थी।
इस आईनी तरमीम के सेक्शन 4 के तहत अमरीकी सदर को ओहदे से फारिग किया जा सकता है। इसका तरीका यह है कि 2/3 कांग्रेस वोट से ट्रंप को फारिग किया जाएगा और नायब सदर और काबीना को फौरी तौर पर इख्तिदार मुंतकिल हो जाएगा और कांग्रेसमैन बाकायदा तौर पर इस पे काम शुरू कर चुके हैं और अगर ट्रंप को इसके ओहदे से हटा दिया गया तो यकीनन दुनिया को और बिलखसूस अब ईरान जंग के तनाजुर में एक मुआशी इस्तेहकाम नसीब होगा। दूसरी तरफ बड़ी दिलचस्प खबर है, ट्रंप जब व्हाइट हाउस के अंदर मीडिया के नुमाइंदों के साथ बातचीत कर रहा था तो इस बातचीत के दौरान ट्रंप ने एक अमेरिकी मीडिया हाउस है उसके खिलाफ अदालत जाने का ऐलान किया है। और क्यों किया है? ट्रंप ने उस सहाफी को भी धमकी दी है जिसने सबसे पहले एक फौजी की बाजियाबी की खबर शाये की थी। कौन सा फौजी? अभी जो ईरान ने 2 दिन पहले बाकायदा तौर पर एक हमले में अमेरिकी जहाज़ों को तबाह किया था, उसके नतीजे में 2 फौजी जो है वहाँ पर ईरान की ज़मीन पर लैंड हुए थे। एक फौजी को बाजियाब कराया गया था जिसकी खबर अमेरिकी मीडिया ने शाये की थी। ट्रंप कहता है कि मैं अब इस मीडिया हाउस के खिलाफ अदालत में जाऊंगा और ट्रंप कहता है कि वो इसलिए अदालत जाना चाहते हैं कि वो इस मीडिया हाउस से खबर के सोर्सेस पूछेंगे और ट्रंप ने वाज़ेह किया है कि हम इस मीडिया कंपनी को ये भी कहेंगे कि जो खबर नशर की है उस खबर के सोर्सेस की ना सिर्फ तफसीलात बताएं बल्कि जिस सहाफ़ी की एग्जैक्ट खबर है वो भी बताया जाए। और इसको वो कौमी सिक्योरिटी का मामला करार दे रहे हैं और ये धमकी लगाई है कि अगर इस मीडिया हाउस की जानिब से ये मालूमात फराहम ना की गई तो उन्हें जेल भेजा जाएगा। दूसरी तरफ अमरीकी काबीना या ट्रंप की काबीना के जो बड़े इंतहाई अहम रुकन हैं जिन्हें वज़ीर दिफा या सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस कहा जाता है, पीट हेग्सेट, वो सेनेट की कमेटी की हेयरिंग में पेश हुए और सेनेट की कमेटी की हेयरिंग में इनको खूब जलील किया गया है। अमेरिकी कांग्रेसमैन सलाउद कारबहाल ने ईरान जंग पर अमेरिकी वज़ीर दिफा की खूब क्लास ली है और ये कहा है कि तुम अमेरिकी कौम के लिए बाइस शर्मिंदगी हो, यहां से दफा हो जाओ। और उन्होंने क्या क्या कहा है ये वीडियो देखें। I'm incredibly proud, as there are millions of Americans. No. Yes or no? Congressman, you know what a silly question that is. You're an embarrassment to this country. You should just get the hell out. ये सिर्फ ईरान जंग का मामला नहीं है बल्कि 9/11 के बाद यूं लगता है कि अमेरिकी सदूर की पॉलिसियों में जंग और फौजी मुदाखलत एक मुस्तकिल अंसर बन चुकी है। नाक़दीन ये कहते हैं कि ये जंगें सिर्फ सिक्योरिटी या जमहूरियत के नाम पर नहीं बल्कि इसके पीछे एक वसी अस्करी और सनती सिस्टम उसका अमल दखल है और इसलिए इस पूरे सिस्टम को वॉर इकोनॉमी कहा जाता है। इस नुक्ता नज़र के मुताबिक जंगें एक मुनाफा बख्श कारोबार की शक्ल अख्तियार कर लेती हैं जहां असला साजी, दिफाई मुआहदे और जोग्राफियाई मफादात को इंसानी जानों की कीमत पर आगे बढ़ाया जाता है। यानी ये एक ऐसा प्रोसेस है जो बिलाखिर इंसानों के खून और तबाही से जुड़ा होता है। मैं इसकी तफसील आगे बताऊंगा कि ईरान जंग के दौरान किस किस ने कैसे कैसे फ़ायदा उठाया है। एक पूरा प्रोग्राम तो मैं इस पर पहले भी कर चुका हूं लेकिन आज फिर मैं इसकी थोड़ी सी तफसील बताऊंगा। दूसरी तरफ मुद्दा यह है कि यूरोपीय यूनियन और इसके जो रुकन ममालिक हैं इंडिविजुअली तो उनकी तरफ से रिफ्यूज़ किया जा रहा है, आज तक किया गया है। ख़ास तौर पर बरतानिया जो ब्रेक्जिट के बाद यूरोपीय यूनियन का हिस्सा तो नहीं है लेकिन वो यूरोप का एक अहम मुल्क है, उनकी तरफ से इनकार। जर्मनी की तरफ से भी दबे लफ्ज़ों में मजम्मत की गई। सिर्फ यही नहीं बल्कि स्पेन और इटली तो बिल्कुल वाज़े तौर पर अमेरिका के खिलाफ हमें खड़े नज़र आते हैं और फ्रांस के जो सदर हैं वो तो बाकायदा तौर पर ट्रंप के खिलाफ अब बयान दे रहे हैं और ट्रंप ने व्हाइट हाउस के अंदर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए ये कहा है, बल्कि धमकी लगाई है कि अब देखते हैं कि मैक्रोन कितना अरसा सदर के ओहदे पर कायम रहते हैं। यानी कि अमेरिका ये समझता है कि फ्रांस की जमहूरियत को भी व्हाइट हाउस या वाशिंगटन या फिर पेंटागन से कंट्रोल किया जाता है। यूरोपीय यूनियन की जानिब से ईरान के खिलाफ जारी बिला इश्तिहाल ये अमरीकी और इसराइली जारियत की मजम्मत से जो इनकार है ये इस बात की निशानदेही करता है कि यूरोपीय यूनियन मुकम्मल तौर पर अमरीकी स्ट्रेटेजिक मफादात के ताबे है और अमरीकी एम्पायर की सब सर्विस के तौर पर काम कर रही है।
ईरान के शहरी इलाकों पर अमरीकी और इसराइली हमलों के बावजूद यूरोपीय लीडर्स की खामोशी दरअसल यूरोप की वॉशिंगटन पर जोग्राफियाई और पॉलिटिकल डिपेंडेंसी का नतीजा है। यूरोपीय यूनियन की कोई आज़ाद खारजा पॉलिसी नहीं है, ये दरअसल अमरीकी ताकत के मफादात के ताबे है। लेकिन हैरानकुन बात यह है कि इस पूरी जंग में हम देख रहे हैं, बल्कि पूरी दुनिया के मुबस्सिरीन हैरान है कि ईरान किसी से मदद तलब नहीं कर रहा। ईरान को कोई भी मुल्क बराह रास्त जंगी मैदान में आकर सपोर्ट नहीं कर रहा, अगरचे बैकडोर पॉलिसी के तहत मुआवनत की जा रही है। लेकिन ईरान जो मुसलसल जंग का सामना भी कर रहा है, अमरीकी जहारियत भी बर्दाश्त कर रहा है, लेकिन इसके बावजूद अपनी रिटेलिएशन पॉलिसी से पीछे नहीं हटा। ट्रंप ने जो हालिया धमकियां दी हैं और इंतहाई तज़हीक अमेज़ लहजा इस्तेमाल किया है, इसके जवाब में ईरान ने वाज़ेह किया है कि अबू ज़हबी में कायम ओपन एआई के तकरीबन 30 अरब डॉलर के स्टार गेट डेटा सेंटर को मुकम्मल तबाह कर देंगे। और पासदाराने इनकलाब ने एक वीडियो जारी की है, ये बड़ी दिलचस्प सूरत हाल है। वीडियो में सैटेलाइट तस्वीर के ज़रिए उस इंस्टॉलेशन का बिल्कुल दुरुस्त मकाम भी दिखाया गया और जो तर्जमान है पासदाराने इनकलाब के ब्रिगेडियर जनरल इब्राहिम जुल्फ़कारी, उन्होंने वाज़ेह किया है कि अगर अमेरिका ने ईरान के तवानाई के सिस्टम को निशाना बनाया तो इसका जवाब अमरीकी और इसराइली तनसीबात पर बराह रास्त हमलों की सूरत में दिया जाएगा। अब ये जो वीडियो जारी की गई है, इस वीडियो का सबसे इम्पॉर्टेंट पहलू ये है कि वीडियो में पहले गूगल मैप्स पर अबू ज़हबी के एक सुनसान और बज़ाहिर खाली सहराई इलाके को दिखाया जाता है और अगले ही लम्हे यानी इस वीडियो के अगले ही मंजर में नाइट विजन तस्वीर के जरिए उसी जगह पर मौजूद वसी डेटा सेंटर की तस्वीरें दिखाई जाती हैं। यानी ईरान अमेरिका को यह बता रहा है, बल्कि खबरदार किया है कि जो गूगल पर नजर नहीं आता वो भी हमारी निगाह से पोशीदा नहीं। व्हाइट हाउस और पेंटागन ने गूगल को यह हिदायत चंद रोज पहले ही जारी की थी कि जीपीएस के सिस्टम को महदूद किया जाए और जो सैटेलाइट इमेजेस जो नजर आ रहे हैं इस पूरी खलीजी रियासतों के, जिनको ईरान एक्सेस कर सकता है, उनको गायब किया जाए। इसलिए ये वीडियो दिखाई गई है और इस वीडियो में बताया गया है कि अगर गूगल के ऊपर इमेजेस मौजूद नहीं होंगी तो तब भी वो जगह ईरान के एक्सेस में है। यानी ये वाज़ेह हो गया कि ईरान के पास इस वक्त वो टेक्नोलॉजी मौजूद है जिस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके अमेरिका के अड्डों और इसराइल के अंदर मिसाइलों को मुसलसल दागा जा रहा है। और यह जंग जो ट्रंप ने ज़बरदस्ती मुज़ाकरात के ऐन बीच ईरान के ऊपर मुसल्लत की और बार बार वो ये कह रहे हैं कि हमने ईरानी क़यादत का ख़ात्मा कर दिया, हमने ईरान के अंदर रजीम चेंज कर दिया, लेकिन ये सिर्फ एक पहलू है। असल पहलू यह है कि अमेरिका और इसराइल की ईरान के खिलाफ इस जंग से कौन कौन फ़ायदा उठा रहा है। सबसे ज़्यादा फ़ायदा जो है वो डिफेंस कंपनीज वो उठाती नजर आती हैं। जंग शुरू होने के बाद अमेरिका ने 16.5 अरब डॉलर से जायद मालियत के मिसाइल, रेडार और दीगर जो दिफाई सिस्टम और निज़ाम है वो मुत्तहिदा अरब अमारात, कुवैत और उर्दन को फ़रोख्त करने की मंजूरी दी है। इन सौदों में जो अमरीकी कंपनी है सबसे बड़ी, जिसको लॉकहेड मार्टिन कहा जाता है, सिर्फ यही नहीं बल्कि नॉर्थरोप ग्रोमन और आरटीएक्स जो पहले रेथियन के नाम से जानी जाती थी, इन अमरीकी कंपनियों को ये ठेके दिए गए हैं। और इस ठेकों को तो माजी में भी ट्रंप बार बार ये कहता रहा है कि हमारी जो ये डिफेंस की कंपनी है वो हमारी मईशत की रीढ़ की हड्डी हैं। और इस जंग से भी इन कंपनियों को 16 अरब 50 करोड़ डॉलर का फौरी तौर पर फायदा पहुंचाया गया और इनको ऑर्डर दिए गए। सिर्फ यही नहीं बल्कि इसराइल में ड्रोन बनाने वाली जो बड़ी कंपनी है एल्बिट सिस्टम के शेयर्स की कीमत में भी इजाफा हुआ है। और इसी कंपनी के अंदर ट्रंप के बेटे ने सरमायाकारी की थी जंग से सिर्फ 10 दिन पहले। और जनूबी कोरिया की जो कंपनी है LIG Next One, उसको भी फायदा पहुंचा, जो अमरीकी पेट्रियाट मिसाइल डिफेंस सिस्टम का निस्बतन इंतहाई सस्ता मुतबादिल है और इसे सऊदी अरब, इराक और मुत्तहिदा अरब अमारात को फरोख्त कर चुकी है।
فائدہ صرف دفاعی کمپنیوں تک محدود نہیں، تیل کے تاجر، مالیاتی سرمایہ کار بھی اس پوری جنگ سے منافع کما رہے ہیں، خاص طور پر وہ لوگ جو منڈی میں اتار چڑھاؤ کے دوران فوری منافع حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اسی طرح جو پولی مارکیٹ ہے، کرپٹو کی مارکیٹ ہے، یہ جو سارے پلیٹ فارمز ہیں، یہاں پر بڑا جوا کھیلا جا رہا ہے۔ میں نے اس پر الگ سے ایک پورا پروگرام کیا، وہ آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں کہ پولی مارکیٹ کے اندر کس طرح سے امریکی مل کر نہ صرف جوا لگا رہے ہیں بلکہ یہ شرطیں لگائی جا رہی ہیں کہ جنگ کب تک جاری رہے گی، امریکہ کی اگلی حکمت عملی کیا ہوگی، اور اس میں سب سے بڑی پیشن گوئی یہی تھی کہ 30 اپریل تک امریکہ اپنی فورسز ایران کی زمین پر نہیں اتارے گا۔ اب یہ سچ ثابت ہوتی ہے یا نہیں، لیکن اس پر بھی جوا کھیل لیا گیا۔ اب تو امریکہ بھی اپنا آئل جو ہے وہ اس جنگ کی آڑ میں دنیا کو فروخت کرنے کے لیے بےتاب نظر آ رہا ہے۔ یورپ تو پہلے ہی اپنی توانائی کا 57% امریکہ سے امپورٹ کر رہا ہے، اور جب ٹرمپ نے یہ دھمکی دی تھی کہ اب نائے ہرمز نہیں کھولنا، نہ کھولیں، مجھے نہ تو وہاں سے آئل آتا ہے نہ میرا اب نائے ہرمز کے ساتھ کوئی لینا دینا ہے، لیکن یہ جنگ مسلط کر کے خلیجی ریاستوں کی آئل پائپ لائن کو بھی نقصان پہنچایا گیا، ان کی سپلائی چین کو توڑا گیا، دنیا کو معاشی طور پر عدم استحکام سے دوچار کیا گیا۔ خود ایران کے اندر غیر انسانی رویے کا اظہار ہمیں امریکی اور اسرائیلی فورسز کی طرف سے نظر آ رہا ہے۔ ایران کی فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن نے ابھی ایک رپورٹ جاری کی ہے، اس کے مطابق امریکہ اور اسرائیل کی جارحیت کے باعث ملک کے مختلف صوبوں میں جو میڈیسن اور طبی آلات سے متعلق انڈسٹری تھی، ان 24 انڈسٹریز کو نقصان پہنچایا گیا، ان پر حملے کیے گئے ہیں۔ لیکن ایران نے یہ بھی کہا ہے کہ اس کے باوجود جو ضروری میڈیسن ہے قومی سطح پر اس کی فراہمی متاثر نہیں ہوئی، اور یہ کہا ہے کہ جن پیداواری یونٹس کے اوپر حملے کیے گئے ہیں وہ انتہائی افسوسناک ہیں۔ یہ نقصانات تہران، اصفہان، ہمدان، قم، قزیون، اہواز اور بندر عباس سمیت مختلف شہروں میں رپورٹ کیے گئے ہیں۔ امریکہ جو خود کو تہذیب یافتہ قرار دینے کا دعوے دار رہا ہے، پورا امریکی لٹریچر، امریکی فلمیں، امریکی نیریٹو اور امریکہ کے اندر کام کرنے والی فاؤنڈیشنز، آرگنائزیشنز اور بین الاقوامی ادارے وہ اس بات کے پرچارک ہیں کہ امریکہ تہذیب یافتہ ہے۔ لیکن جب امریکہ اور اس کا صدر جب دعوے کرتا ہے یہ، تو انسانی حقوق کا جھوٹا چیمپئن بن کر سامنے آتا ہے۔ وہ کبھی پل تباہ کرنے کی دھمکی دیتا ہے، کبھی بجلی گھر تباہ کرنے کی دھمکی دیتا ہے، اور کبھی ایران کو جہنم بنا دینے کی دھمکی دیتا ہے۔ صرف یہی نہیں بلکہ بار بار ڈیڈ لائنز دیتا ہے۔ اس پورے جنگ کے دوران امریکہ کے سابق صدر نے ایک سوال اٹھایا کہ امریکہ نے کسی بھی جاری جنگ کے دوران اپنے آرمی چیف آف اسٹاف کو عہدے سے نہیں ہٹایا، وہ چاہے کوریا کی جنگ ہو، وہ ویتنام میں جنگ ہو، وہ ڈیزرٹ سٹارم نامی آپریشن ہو، عراق کے اندر جنگ ہو، ایون افغانستان کے اندر لمبی جنگ ہو، کسی آرمی چیف کو عہدے سے نہیں ہٹایا گیا۔ لیکن وہ کہتے ہیں کہ 2 اپریل 2026 کو وزیر دفاع جو کہ ایک نیوز اینکر تھے اور ان کی لاٹری لگ گئی اور وہ امریکہ جیسے ملک کے وزیر دفاع بن گئے اور اپنے اندر کی بربریت، جہریت اور فاشزم کو جو ہے وہ پوری دنیا کے سامنے بار بار ایکسپوز کر رہے ہیں، بلکہ ان کے جسم پر جو نازیزم کے جو نشان بنے ہوئے ہیں اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ پیٹ ہیگزٹ کس اسکول آف تھاٹ سے تعلق رکھتا ہے۔ اور انہوں نے کہا کہ وزیر دفاع پیٹ ہیگزٹ وہ 2 اپریل 2026 کو جنرل رینڈی جارج کو بلاتے ہیں اور ان کو عہدے سے فارغ کر دیتے ہیں۔ اب جنرل رینڈی وہ ہے کہ جو ڈیزرٹ سٹارم، عراق اور افغانستان جنگ کا نہ صرف تجربہ رکھتا ہے بلکہ وہ واحد جرنیل تھا جس نے دونوں سیاسی جماعتوں، ریپبلکن اور ڈیموکریٹس، ان کے 7 پریزیڈنٹس کے ساتھ اس نے کام کیا، اس کا تجربہ تھا۔ لیکن اس کے باوجود اس کو عہدے سے ہٹا دیا گیا، اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ اس جرنیل نے ایران کے اندر فوج اتارنے سے انکار کر دیا تھا، اور اس کے نقصانات اور اس کے ریپرکشنز جو ہوں گے اس سے
نہ صرف خبردار کیا تھا بلکہ اس کے آگے وہ ڈٹ بھی گئے. اور ابھی جو سینیٹر ایلیسا سلاٹکن ہیں انہوں نے ایک ڈیٹا بھی جاری کیا ہے. ان کے مطابق 20 سے زائد جرنیلوں اور ایڈمرلز کو عہدوں سے ہٹایا جا چکا ہے اور صرف 14 مہینوں میں 20 سے زیادہ اعلی فوجی افسران کو برطرف کیا گیا. میں نے اس پر بھی ایک الگ سے پورا پروگرام کیا, وہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ وہ کون کون سے لوگ ہیں اور ان کا ماضی کیا تھا اور کیسے جو ہے وہ اس کو ہٹایا گیا اور اس کی کیا کیا وجوہات ہے, وہ ساری ڈیٹیلز میں نے الگ سے بتا دی ہیں. اب ایران جنگ جو ہے اس کے بہت سارے لیئرز ہیں جو آہستہ آہستہ ود دا پیسج آف ٹائم ہمارے سامنے آ رہی ہیں. امریکہ نے مشرق وسطیٰ میں یہ جو جنگ چھیڑی ہے اس کے پیچھے ایک بڑا مقصد بھی ہے جس میں پیٹرو ڈالر سسٹم کا تحفظ ہے. یعنی وہ سسٹم جس کے تحت دنیا بھر میں تیل کی خرید و فروخت ڈالر میں ہوتی ہے اور جو امریکی طاقت کی بنیاد سمجھا جاتا ہے. مگر اب یہ موقف سامنے آیا ہے کہ امریکہ نے خود ہی چاہے دانستہ یا غیر دانستہ طور پر اس سسٹم کے زوال کی بنیاد رکھتی ہے. کچھ تجزیہ کار اسے پیکس امریکانہ یعنی امریکی بالادستی کے دور کے خاتمے کی ابتدا قرار دے رہے ہیں اور ان کے مطابق مستقبل میں یعنی رواں سال ہی اس تبدیلی کا نقطہ آغاز ہو چکا ہے. گویا وہ عالمی سسٹم جس میں امریکہ کو مرکزی حیثیت حاصل تھی اب آہستہ آہستہ کمزور پڑ رہا ہے. اس وقت عالمی منظرنامہ ایک شطرنج کی بساط جیسا بن چکا ہے جہاں چند بڑی طاقتیں توانائی کے وسائل پر کنٹرول کرنے کے لیے ایک دوسرے کے آمنے سامنے ہیں, کیونکہ یہی وسائل دراصل عالمی معیشت کو چلاتے ہیں. اس میں یہ 6 خلیجی ریاستیں ایک طرف ہیں اور دوسری طرف امریکہ اور چین ہے. اس جنگ کے دوران براہ راست یہ 6 خلیجی ریاستیں جو اوپیک کی ممبر بھی ہیں وہ متاثر ہوئی ہیں اور ان کی جانب سے براہ راست اس جنگ میں شامل نہ ہونا کسی حد تک عقل مندی ہے. لیکن تکلیف دہ بات یہ ہے کہ ایران پر حملے کرنے کے لیے جو امریکی جہازوں نے 10,000 پروازیں اڑا کر ایران کے اندر کوئی تقریباً 13,000 ٹارگیٹڈ آپریشنز کیے ہیں, میزائل مارے ہیں یا بم مارے ہیں, اس میں ان خلیجی ریاستوں کی زمین, ان خلیجی ریاستوں کی فضائی حدود استعمال کی گئی ہے. اور اب یہ خلیجی ریاستیں, میں نے کل بھی کہا تھا کہ متحدہ عرب امارات اس کی سب سے بڑا جو ہے وہ اس کو نقصان ہو رہا ہے, سعودی عرب کو بھی ہو رہا ہے, قطر کو بھی ہو رہا ہے کہ وہاں پر انسرٹینٹی پیدا ہو گئی اور ان کی ساری سپلائی چین جو آئل کی ہے وہ متاثر ہو چکی ہے. یہ ایک پہلو یہ ہے جس کی میں تصویر کھینچنے کی کوشش کر رہا ہوں. دوسری طرف جو شرح سود ہے وہ طویل عرصے سے بلند سطح پر برقرار ہے جس کے اثرات عالمی معیشت کے مختلف شعبوں میں بالکل واضح طور پر نظر آ رہے ہیں. اور خود امریکی معیشت کے اندر مثال کے طور پر پرائیویٹ کریڈٹ کا ایک وسیع سسٹم ہے جس کا جو والیوم ہے وہ تقریباً 9.4 ٹریلین ڈالر ہے, وہ بھی اس وقت پریشر میں ہے. بلیک سٹون وہ کمپنی, میں نے اس پر بھی پروگرام کیا تھا, بلیک سٹون, اپولو اور بلو آؤل جیسی بڑی کمپنیاں کاروباری اداروں, پینشن فنڈز اور عام سرمایہ کاروں کو قرض فراہم کرتی ہیں اور کرتی رہی ہیں. مگر اب سرمایہ کار اپنی رقوم واپس مانگ رہے ہیں جبکہ یہ سسٹم انہیں فوری طور پر واپس کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے. ان اداروں کے شیئرز کی قیمتیں گر رہی ہیں اور مالیاتی سسٹم میں بے چینی بڑھ رہی ہے. دوسری جانب فیڈرل ریزرو کے سربراہ جیروم پاؤل کے مطابق گزشتہ 1 سال کے دوران پرائیویٹ سیکٹر میں خالص طور پر کوئی نئی نوکری پیدا نہیں ہوئی. اس کا مطلب یہ ہے کہ معیشت میں جمود بڑھ رہا ہے جبکہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس بھی روزگار کے مستقبل پر سوالات کھڑے کر رہی ہے. اگر اس عالمی کشمکش کے عام کرداروں کو دیکھا جائے تو امریکہ اب بھی اپنی برتری برقرار رکھنا چاہتا ہے. اس کی کوشش ہے کہ تیل کی عالمی قیمتیں ڈالر میں ہی طے ہوں, دنیا ڈالر میں قرض لیتی رہے اور یہی سرمایہ واپس امریکی مالیاتی سسٹم میں آئے. یوں وہ اپنی عسکری اور معاشی طاقت کو برقرار رکھنا چاہتا ہے جو اسے دوسری عالمی جنگ کے بعد حاصل ہوئی. اس کے مقابلے میں چین ایک مختلف راستہ اختیار کیے ہوئے ہے. وہ ڈالر کی بالادستی کو چیلنج کر رہا ہے, اپنی معیشت کے لیے سستی توانائی کو یقینی بنانا چاہتا ہے اور بغیر کسی براہ راست جنگ کے عالمی منڈیوں میں اپنا اثر و رسوخ بڑھا رہا ہے.
रूस भी इस सूरत हाल में एक अहम किरदार अदा कर रहा है। इसके पास तवानाई के वसाइल, असला और दीगर अहम अजनास मौजूद हैं। वो ऐसे इत्तेहादियों की तलाश में है जो ऐसी करेंसी में लेन देन करें जिसे मगरिब की तरह फ्रीज ना किया जा सके। आपको याद होगा कि रूस के वो सारे एसेट्स जो 300 अरब डॉलर के करीब वेस्ट के बैंक्स में पड़े हुए थे, उनको फ्रीज किया गया था। इस पर एक तफसीली प्रोग्राम मेरे इसी चैनल पर मौजूद है, वो आप देख सकते हैं। लेकिन मौजूदा हालात में रूस को भी फ़ायदा हो रहा है। वो ईरान के साथ मिलकर जो मगरिब का दबाव है उसका मुकाबला कर रहा है और दीगर ममालिक के साथ ताल्लुकात मजबूत करके अपना दायरा असर वसी कर रहा है। ईरान ने जो अपनी 10 शराइत अमेरिका के सामने जंग बंदी के लिए रखी हैं, वो इस बात का सबूत है कि ईरान अपने कौमी वकार और कौमी दफा पर किसी भी किस्म का समझौता या कंप्रोमाइज नहीं करेगा। ट्रंप जितनी मर्जी धमकियां दे, ट्रंप सुबह दोपहर शाम प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करे, ईरान पर उसका कोई असर नहीं है। ईरान की कौम जान देने के लिए आज भी तैयार है। ईरान की हुकूमत अपने वतन के दिफा के लिए आखिरी हद तक लड़ने के लिए हमें पुरअज़म नज़र आ रही है। ये दुनिया की तहजीब याफ्ता अक़वाम की ज़िम्मेदारी बनती है कि वो अमेरिका की इस बर्बरियत और वहशत को रोकने के लिए अमेरिका पर दबाव बढ़ाएं। सिर्फ दबाव बढ़ाए नहीं बल्कि अमेरिका का बाइकआउट करें, ताकि अमेरिका जो पूरी दुनिया के इंसानों को सैवेज तस्वुर करता है, उसके इस तस्वुर को खाक खाक किया जा सके। मुझे डॉक्टर अकमल सोमरो को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।